अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। माली साल 2024-25 का बजट 12 जून को पेश किया जाएगा और तमाम तर नज़रें इस वक्त क्यू ब्लॉक के ऊपर हैं कि मोहम्मद औरंगज़ेब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं और आजकल वज़ीर आज़म के साथ चीन के दौरे पर हैं, आने वाला बजट किस तरह का होगा, आवाम दोस्त होगा। साथ ही साथ जो हुकूमत कहती है कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट होगा, लेकिन हकीकत कुछ और है क्योंकि IMF प्रोग्राम के अंदर हम हैं और एक अगले प्रोग्राम के ऊपर जाने की तैयारी है और इस हवाले से कहा जा रहा है कि बजट 2024-25 जो है वो प्री रिक्विजिट होगा और पेशगी इक़दामात होगा। ऐसे में पाकिस्तान की मईशत किस तरह आगे चलती है, ये बड़ा सवाल ये निशान है और मुख्तलिफ सेक्टर्स की हम अपने रेगुलर प्रोग्राम्स में और इस प्रोग्राम में, इस प्लेटफॉर्म में भी हम डिस्कशन जो है वो जारी रखा। आज इस वक्त ऑटो इंडस्ट्री, ऑटो सेक्टर के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि ये सनद जो है पाकिस्तान में इस वक्त किन मसाइल का शिकार है और आने वाले बजट और आने वाले जो पॉलिसीज़ हैं उसको किस तरह से देख रही है। प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान एजाज साहब जो कि चेयरमैन हैं पपाम, जो कि पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एसेसरीज। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री, ऑटो सेक्टर कहाँ खड़ा है? बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें मौका दिया। देखें, ऑटो सेक्टर की हालत जो है वो इस वक्त काफ़ी दिगरगू है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2021-22 को जो साल एंड हुआ था, 3.5 लाख के करीब गाड़ियां पाकिस्तान में बनी थी, मगर इस साल जो अभी आखिरी महीना चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का, अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में शायद 1 लाख गाड़ी से भी कम की प्रोडक्शन हो। तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि सेक्टर की क्या हालत होगी कि जो 1/3 ऑफ इट्स लास्ट बेस्ट ईयर प्रोडक्शन की, और 2 साल पहले 21-22 की मैं आपको बात कर रहा हूँ, और इस वक्त सेक्टर की कैपेसिटी जो है गाड़ियाँ बनाने की वो 5 लाख से ऊपर है। अब 5 लाख की कैपेसिटी किसी सेक्टर की हो और वो 1 लाख की प्रोडक्शन कर रहा हो, तो उस सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट, उस सेक्टर के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी, उस सेक्टर के अंदर जो भी कंपनीज काम कर रही हैं उनकी अपने मार्कअप रीपेमेंट, लोन्स रीपेमेंट, मार्केट पेमेंट, इन सब चीज़ों में किस कदर मुश्किलात होंगी और क्या हालात होंगे उस सेक्टर के। अच्छा, बुनियादी सवाल ये है कि जनाब अभी पिछले दिनों रीसेंट पास्ट 12-15 लाख जो है वो कीमतें एकदम से ड्रॉप हुई, अचानक गाड़ियों की कीमतों में कमी हुई और कहा जा रहा है कि अगर कोई कंपनी 12 से 15 लाख रुपए अपनी गाड़ी की कीमत में कमी कर देती है तो मुनाफा तो बहरहाल उसके ऊपर भी कमाया होगा, तो फिर ये स्काई रॉकेटिंग प्रॉफिट्स हैं जो ये सेक्टर अर्न कर रहा है। देखें, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, आपको सही समझ में आएगा इससे। एक तो हिस्सा ये है कि 2016-21 में एक पॉलिसी आई जिसके तहत बहुत ज़बरदस्त एडवांटेज दिया गया उन न्यू एंट्रेंट्स को कि जो पाकिस्तान में अपने कारखाने गाड़ी बनाने के लगाएंगे। उसके अंदर कंपनियां पाकिस्तान के अंदर आईं और उनको एडवांटेज सबसे बड़ा ये दिया गया कि जो CKD किट यानी जो पुर्जे वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो सिर्फ 10% की ड्यूटी पे इंपोर्ट कर सकते हैं, जबकि जो पुराने कारखाने हैं उनको 30% ड्यूटी देनी पड़ती है। तो ये 20% ड्यूटी का एक बहुत बड़ा फ़र्क डाला गया इस दुनिया, और ये 5 साल के लिए पॉलिसी है और जून 2026 में ये पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। तो इस वक्त जो नए कार बनाने वाले हैं उनके पास मार्जिन, आप अंदाज़ा करिए ना कि जो पार्ट वो इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर 20% एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो एक तो ये फ़र्क है कि वो जो आप 12-15 लाख की बात कर रहे हैं वो उस गाड़ी की कीमत की कम की गई है कि जो एक नए न्यू एंट्रेंट की कंपनी है, एक बात। दूसरी ये है कि देखें, गवर्नमेंट ने कुछ अरसे पहले बेतहाशा टैक्सेस बढ़ा दिए ऑटो सेक्टर पे, पहले ही बहुत थे और फिर बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाए गए। उसमें एक टैक्स ये भी अभी रिसेंटली लगाया गया 2 महीने पहले, जिस टैक्स में ये था कि अगर कोई गाड़ी 40 लाख से ऊपर या 40 लाख को क्रॉस कर रही हो प्राइस को, तो उसको सेल टैक्स 18% से बढ़ के 25% कर दिया गया उस पर। ये मैं बात कर रहा हूँ एक्स फैक्ट्री प्राइस की। ठीक है। तो बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हुई कि जो कुछ
अमाउंट से उस 40 लाख की थ्रेशोल्ड से बढ़ रही थी। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी डिसीजन किया ऑटो असेंबलर्स ने कि उन्होंने अपनी गाड़ी की प्राइसेस बजाय के 7% और कस्टमर पे लोड करते सेल टैक्स, जिससे वो प्राइसेस जो हैं वो कोई 4 से 5 लाख की रेंज में बढ़ जाती। तो उन्होंने लाख 1.5 लाख रुपए प्राइसेस कम करके अपनी मार्केट को, आपको मैंने बताया कि 1 लाख गाड़ी की सिर्फ मार्केट जी। बन रही है और बिक रही हैं, तो उन्होंने उस मार्केट को तो खत्म ही हो जाती फिर इंडस्ट्री। वो सारी गाड़ियां जो इसमें आ रही थी, जिसमें टोयोटा की आरएस थी, होंडा की सिटी थी, सुजुकी की स्विफ्ट थी, तो उन्होंने अपनी वो कीमतें कम करके वो बेसिकली अपनी वो जो बची कुची मार्केट है उसको भी सेव किया, और उससे कस्टमर को बजाय 4 लाख रुपए और सेल टैक्स देना पड़ता, उन्होंने अच्छा, उसको बेसिकली सेव किया है। ठीक और है। एक ही मिसाल है, 12 लाख 15 लाख जो आप कह रहे हैं, वो एक कंपनी की एक मॉडल की मिसाल है और किसी की भी मिसाल नहीं है। उसकी कोई इंटरनल रीजंस भी हो सकती हैं कि वो उनको अपने स्टॉक्स को ख़त्म करना हो या व्हाटएवर। हम्म। वो सिर्फ एक मॉडल की बात है। पाकिस्तान में इस वक्त 20 से ज़्यादा मॉडल बन रहे हैं, तो डोंट टेक इट एज ए इंडस्ट्री। ठीक है, एक एक व्यू इस तरह का आया तो जाहिर है कि आपसे इसके ऊपर बात की जाए। अच्छा, अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि 1 लाख गाड़ियां या शायद इससे कम अब जो है वो बनेंगी इस फिस्कल में, और लास्ट ईयर जो है वो 3.5 लाख थी, तो इसमें कहाँ तक बाइंग जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो इसमें आती है, फिर उसके साथ साथ जो आपके हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो आता है, फिर उसमें डॉलर जो है वो ऑल टाइम हाई इस मुल्क में देखा गया, तो ये बुनियादी क्या वजूहत है कि जनाब कम अगर प्रोडक्शन हो रही है, और इसका असर एलएसएम ग्रोथ के ऊपर कितना आप देख रहे हैं? देखिए, वजूहात तो बहुत सारी हैं इसमें। एक तो ऐसी वजह है, वजूहात बल्कि ऐसी हैं कि जिससे ऑटो इंडस्ट्री नहीं, पूरा पाकिस्तान ही सफ़र कर रहा है, और पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो अच्छे हाल में नहीं है। इसमें हमारी रुपए की डिवैल्यूएशन जो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ और बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएशन हुई, और 280 रुपए पे जाके अब तकरीबन स्टेबल है डॉलर, और आपको मालूम ही है 310 भी क्रॉस किया था ये इंटरबैंक के अंदर। तो ये एक वजह है कि जो गाड़ी की प्राइसेस एकदम बढ़ी, और ये सिर्फ गाड़ी पे मुहित नहीं है ये फिनोमेना, ये आप देखिए तो जी। हर कंज्यूमर ड्यूरेबल की प्राइसेस बढ़ी हैं, सो मच सो कि जो आपकी 40% 38% पे आपकी जनरल इन्फ्लेशन चली गई थी, जिसमें सबसे बड़ा फूड ग्रुप का हिस्सा है, तो खाने पीने की अजनास की भी कीमतें जो हैं पाकिस्तानी बुरी तरह मुश्किल में फंसे में, हम्म। वो भी इसी हिसाब से गई। बिजली और गैस के अगर आप रेट देखें तो वो पिछले 1 साल के 2 साल के अंदर मोर देन 100% बढ़ गए। इंडस्ट्रियल गैस के रेट जो 1200 पर MMBTU था, 1200 रुपए, वो बढ़ के इस वक्त जो है वो 2500-2600 रुपए MMBTU रेट हो गए हैं। तो ये सारी जो इन्फ्लेशन हिट हुई उससे गाड़ियों की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ी, और वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। दूसरा, ये बात आम आदमी की भी बात मैं नहीं करूंगा, जब भी इस तरीके के शॉक्स आते हैं तो कैपिटल गुड्स के बाइंग डिसीजन जो हैं वो पेंडिंग में चले जाते हैं। ये फिनोमेना पहले भी होता रहा है, मगर इस वक्त क्योंकि इंतहा से ज़्यादा तेज़ी के साथ डॉलर के रेट बढ़े हैं और रुपया डिवैल्यू हुआ है, तो ये एक फ़र्क हुआ। अब ये चेन रिएक्शन है, विशेष सर्कल है, जिससे हमें निकलने में मुश्किल हो रही है। जब आपका रुपया डिवैल्यू हुआ तो इन्फ्लेशन आई तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। येट अगेन अब जो बात की जा रही है, आप तो $310 की आपने बात की, लेकिन बजट मेकिंग एक्सरसाइज जो है इसमें बेंचमार्क कहीं ना कहीं तो होगा डॉलर, और उसके लिए बात की जा रही है 295 से लेकर 328 तक। इसको जहन में रखते हुए क्या सूरत हाल देख रहे हैं एजाज साहब? देखें, अगर 328, 310, 315 पे डॉलर जाएगा तो गाड़ियों की कीमतें और पाकिस्तान में दोबारा इन्फ्लेशन का एक और साइकिल आएगा। जो अभी बड़े मुश्किल से लास्ट मंथ हमारी जो डाटा आया है उसमें 11 और 12% के बीच में इन्फ्लेशन आ गई है, और सारे लोग बहुत खुश हैं इसके ऊपर। मगर ये है कि अगर आप रुपया डिवैल्यू करेंगे तो एक और साइकिल आएगा। आप ये नोट कीजिए ना कि जो लास्ट डिवैल्यूएशन हुई थी जहां रुपया 300 पे गया था, वो अब 1 साल हो गया है, और इन्फ्लेशन के फिगर जो आते हैं वो पिछले साल के उसी महीने से कंपेयर होके आते हैं। तो इस वक्त जो है, क्योंकि ये 280 और 290 वाला फिनोमेना पिछले साल मई जून में हिट कर गया था, तो इन्फ्लेशन नीचे होना शुरू हो गई है जब उन महीनों के से कंपेयर कर रहे हैं। मगर अगर दोबारा डिवैल्यूएशन हुई
तो फिर एक इन्फ्लेशन का साइकिल आएगा और उसमें गाड़ियों की कीमतें भी यकीनन बढ़ेंगी और और मुल्क भर में जाहिर है कि एक जो इन्फ्लेशन के नतीजे में जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ेगी इस रुपये पैरिटी एक्सचेंज रेट को देखते हुए। एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक। अब्दुल रहमान एजाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, पाकिस्तान में ऑटो पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो वो यकीनी तौर से किसी भी आप मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बात करें तो फोकस यही होता है कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा सनत बने, पाकिस्तान में जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। और ऑटो पॉलिसी को लेते हुए आपके जहन में क्या है? क्योंकि बजाय इसके कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री इस ऑटो सेक्टर के हवाले से हम मैन्युफैक्चरिंग की साइड पे आते, हमारे यहाँ जो भी प्लांट्स हैं जो एग्जिस्टिंग है वो भी एक असेंबलर्स बन के रह गए हैं पाकिस्तान में। और खित्ते में दूसरे ममालिक में आप देखें वहाँ पे बाकायदा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जी देखें, इसके अंदर भी मिथ है, कुछ हकीकत है और कुछ मिथ है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो ये देखिए, आप कोई भी पॉलिसी बनाएं, कुछ भी बनाएं, अब 2016-21 की एक पॉलिसी बनी जिसके तहत जो है वो अब पाकिस्तान में नए प्लेयर आ गए, आपके इल्म ही हैं, कोरियन प्लेयर आ गए, चाइनीज़ प्लेयर आ गए। तो इस वक्त 13 असेंबलर्स या 13 मैन्युफैक्चरर्स हैं गाड़ी के जो पाकिस्तान में अपनी गाड़ियां बना रहे हैं। ये एक लाख की मार्केट जो इस वक्त रह गई है, इसके अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन, या आप कह लीजिए कि पाई साइज छोटा है और बहुत सारे प्लेयर्स उसके अंदर मौजूद हैं। तो हर एक को मुश्किल हो रही है क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसके अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है एक कोई भी मॉडल बनाने के लिए। और जब उसकी कॉस्ट एमोटाइज नहीं हो सकती, डेप्रिशिएट नहीं हो सकती मशीनरी, तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अब इसके साथ साथ एक और कंपटीशन ऐड हो गया है और वो है यूज्ड कार का। पाकिस्तान में इस वक्त, ऐसे मैंने आपको बताया, 1 लाख गाड़ी भी मुश्किल है इस साल बने, मगर इस वक्त कोई एस्टिमेट ये है कि 30,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ पाकिस्तान में इंपोर्ट होंगी यूज्ड कार। दुनिया में कहीं पे भी जहां गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे पाकिस्तान है, इस वक्त दुनिया में अगर आपको मैं बताऊं कोई 48-49 मुल्क हैं जहां पे गाड़ी बनती है, उसमें पाकिस्तान का नंबर 34वां है। अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, अपनी बाकी सारे को, आप गवर्नेंस को और सारे जो इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनकी रैंकिंग अगर आप देखें तो वो कोई 150 नंबर पे है, कोई 160 नंबर पे है। मगर अगर आप पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखें तो वो हम 34वें नंबर पे हैं दुनिया में। अब 34वें नंबर की इंडस्ट्री को आप जो है वो कंपटीशन एक कराएं अगर एक इस्तेमाल शुदा चीज़ से, तो ये बात तो नहीं बन सकती। और यूज्ड कार के ऊपर जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं वो नई गाड़ी जो पाकिस्तान में बनती है उससे भी कम है। तो उस सूरत हाल के अंदर ये कंपटीशन नहीं हुआ, ये तो डिस्ट्रक्शन है इंडस्ट्री की जो यूज्ड कार के थ्रू हो रही है। लेकिन इसको जरा आवाम के पहलू से भी देखें ना सर, आप तो इंडस्ट्री के पहलू से देख रहे हैं, आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि क्या ऐसा मेजर डिफरेंस है क्या कि उनकी ज़रूरियात जो है हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स या असेंबलर्स पूरी नहीं कर पा रहे, उस पर वो तरजीह देते हैं जनाब इम्पोर्ट की हुई यूज्ड कार्स की गाड़ियों को। ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें ना ज़रा। जी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, आप जिन बातों की लोगों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में अगर 1 लाख गाड़ी इस साल बिकेगी तो आप यूं समझ लीजिए कि वो 0.04% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है कि जो ये गाड़ी खरीदेगी। 0.04% अवाम जो गाड़ी खरीदेगी, जो भी पाकिस्तान में गाड़ी बिकेगी इस साल, यानी 1,30,000 गाड़ी को 25 करोड़ से आप अगर करेंगे 0.04%, तो हमें अपनी तरजीहात को देखना होगा कि हमें 0.04% को यूज्ड गाड़ी मंगा के देनी है, या हमने अपनी 25 करोड़ पॉपुलेशन जिसमें से 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है उसको हमें एम्प्लॉय करना है। अदरवाइज आप सूरत हाल देख लीजिए, अगर आप अपनी पाकिस्तान में इंडस्ट्री को नहीं चलने देंगे सिर्फ 0.04%, और इसमें 0.04% में वो भी हैं जिनको प्राइस मैटर नहीं करती है, और वो भी हैं कि जो 2 गाड़ियां खरीद रहे हैं उस साल में, वो कंपनीज भी हैं जो अपने एम्प्लॉइज को 20-20 गाड़ियां साल में दे रही हैं, वो भी इस 0.04% में शामिल हैं। तो सूरत हाल ये नहीं है, सूरत हाल ये है कि हमें चाहिए एम्प्लॉयमेंट, हमें चाहिए रोजगार। इस वक्त रोजगार पाकिस्तान में है नहीं।
32,000 रुपए में जो हमारी फैक्ट्रीज में लोग काम करते हैं, ये इंडस्ट्री जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट 20 से 25 लाख लोगों को एम्प्लॉय करती है। वो आम आदमी है, वो असल में स्टेक होल्डर है इस इंडस्ट्री के अंदर, कि जिसको नौकरी मिलती है गाड़ी बनने से। आप बाहर से एक यूज्ड कार खरीद के एक डीलर जापान में, एक डीलर पाकिस्तान में बैठा है और एक ट्रांजेक्शन होती है, गाड़ी पोर्ट पे आती है, ड्यूटी पे होती है, उसको आप कंसेशन दे रहे हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा। दूसरी बात यह कि जो आपने कहा आम आदमी, देखिए एक चीज की इब्तिदा ही गलत है। ये जो गाड़ी है यूज्ड कार, इसकी तो इंपोर्ट बैन है, पाकिस्तान में यूज्ड कार इंपोर्ट नहीं हो सकती है। ये एक स्कीम है ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो दी गई, उस स्कीम के तहत जो है ये गाड़ी मिसयूज होती है और उनसे पासपोर्ट खरीदा जाता है और गाड़ी पाकिस्तान में पहुंच जाती है। और एग्जैक्टली आप कमर्शियली, आप इस स्कीम को कमर्शियली आप जाके डील कर सकते हैं कहीं किसी भी जगह से, अगर बिल्कुल ऐसा ही है और खुलेआम हो रहा है और गवर्नमेंट की कोई रिटी नहीं है कि वो एक स्कीम जो ओवरसीज पाकिस्तानी को मिसयूज होती हुई देखती है और गवर्नमेंट को कोई इसके अंदर ख्याल नहीं है कि क्या हो रहा है इससे। दूसरा मैं आपको ये पहलू बताऊं कि अगर कोई इंसेंटिव ओवरसीज पाकिस्तानियों को देना है तो पाकिस्तान में बनी हुई गाड़ी पे इंसेंटिव दिया जा सकता है, उनको कोई टैक्स ब्रेक दिया जा सकता है। इस वक्त जो टैक्सेशन है गाड़ी के ऊपर वो 42% से 58% तक टैक्सेशन है। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, सबसे बड़ा पैसा जो गाड़ी की सनत से जनरेट होता है वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाता है। आधी कीमत आप समझ लीजिए गाड़ी की, लोग कहते हैं गाड़ी महंगी है, अगर एक गाड़ी जो है वो 75 लाख रुपए की आपको मिल रही है तो उसमें से भाई 38 लाख रुपए के तो टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट मुख्तलिफ फॉर्म में, सेल टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, CKDP ड्यूटी, इनकम टैक्स, इस पे गवर्नमेंट लेके जाती है। तो 38 लाख की गाड़ी 75 लाख की आवाम को अगर मिल रही है तो प्रॉब्लम तो वहां है। इसका प्रॉब्लम हल करना यह है कि वहां टैक्सेशन कम की जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये लास्ट मिनट है, मैं इसके ऊपर भी चाहूंगा जरा, क्योंकि आइडियली जब बात की जाती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, तो पाकिस्तान में जो कंपनीज अब तक हैं, किस हद तक आप समझते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है ताकि हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आगे बढ़े? देखिए, हम ऑटो सेक्टर को जो है ना वो एक ही हमाम में खड़ा कर देते हैं। सिलसिला यह है कि ऑटो सेक्टर में ट्रैक्टर भी बनता है, ऑटो सेक्टर में मोटरसाइकिल भी बनती है, ऑटो सेक्टर में गाड़ी भी बनती है और ट्रक और बसेस भी बनते हैं। अब इस सारी सूरत हाल को अगर आप देखें तो मोटरसाइकिल में जो है वो 90 से 95% जो है वो लोकलाइजेशन है, हर पुर्जा पाकिस्तान में बनता है और वो असेंबलर्स यूज करते हैं। और अभी ये जो हालात हुए हैं, इससे पहले पाकिस्तान की इंडस्ट्री कोई 25 लाख मोटरसाइकिल बना रही थी। तो आप समझ लीजिए 25 लाख मोटरसाइकिल के पुर्जाजात 90% से 95% मुख्तलिफ मॉडल्स के पाकिस्तान में बनते थे। ट्रैक्टर 95% लोकलाइज्ड है, 50,000 के करीब ट्रैक्टर पाकिस्तान में बनता है, 90 से 95% लोकलाइज्ड है। कार सेक्टर के अंदर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी लोकलाइजेशन है, मगर ये भी मिथ है कि हम ये कहें कि जी वो तो सिर्फ असेंबलर है और गाड़ी के बाहर से मंगाते हैं। तकरीबन मुख्तलिफ मॉडल में 40 से 58% तक लोकलाइजेशन है। ये पार्ट पाकिस्तान में ही बनाए जाते हैं और पाकिस्तान से ही लिए जाते हैं, मगर इसमें बेहतरी की ज़रूरत है और इसके साथ गवर्नमेंट की भी मुख्तलिफ सपोर्ट्स इसके अंदर चाहिए। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारी यहाँ रही है, आप मुझे बताइए, कभी किसी पे हमला हो जाता है, कभी चाइनीज़ पे हो जाता है। अभी 1.5 महीने पहले एक जापानीज़ उस पे कराची में वैन पे हमला हुआ। तो ये सारी सूरत हाल के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए कौन पाकिस्तान आएगा? और दूसरी बात ये कि जितनी वोलेटिलिटी है, आप बताइए कौन किस चीज पे प्लान कर सकता है कि 2 साल पहले 3.5 लाख गाड़ियां बन रही थी, आज 1 लाख पे आ गया है। तो कोई प्लानिंग, मुल्क की मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को स्टेबल करना बहुत जरूरी होगा, जिसके बाद ये लोकलाइजेशन बढ़ सकती है। और एक चीज पे मैं और आपकी तवज्जो दिलाऊं, देखिए अब तक जो लोकलाइजेशन गाड़ियों की अगर हम बात करें, बाकी दोनों सेक्टर में तो हर तरह की लोकलाइजेशन हो गई है, मगर गाड़ी की अगर बात करें तो जो उसके क्रिटिकल पार्ट्स हैं, बॉल जॉइंट्स, एक्सेल्स, सस्पेंशन के पार्ट हैं, इंजन के पार्ट हैं, वो सारे इंजीनियरिंग ग्रेड स्टील उसके लिए ज़रूरत है, जिससे इंजीनियरिंग ग्रेड स्टील यूज़ होगा। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग ग्रेड स्टील के ऊपर जो है वो तकरीबन 45 से 55% की ड्यूटीज़ लगाई हुई है रॉ मटेरियल के ऊपर। 30% तो सिर्फ RD है इंजीनियरिंग ग्रेड स्टील के ऊपर। आप मुझे बताइए कौन सी कंपनी
ये काम करेगी कि वो एक बना बनाया पुर्जा 30% की ड्यूटी पे मंगा सकती है, और वो पाकिस्तान में लोकलाइजेशन करेगी जिस रॉ मटेरियल के ऊपर जो है वो 50% के करीब ड्यूटी होगी। ये कौन सी वायबल ही नहीं है, फिर कमर्शियली वायबल ही नहीं है इस तरह की पॉलिसीज के साथ और किसी भी सेक्टर को आगे बढ़ना। बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद थे अब्दुल रहमान एजाज साहब। और सब बातों की एक बात कि पिछले साल 3.5 लाख गाड़ियां पाकिस्तान में बनी और इस साल 1 लाख गाड़ियां बनेंगी या इससे भी महदूद जो है वो पाकिस्तान की प्रोडक्शन इस वक्त हो गई है। और उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह जो है हुकूमत के जिस तरीके से टैक्सेस हैं, जिस तरह से हुकूमत ने फोकस किया हुआ है इस एक ऑटो इंडस्ट्री और दीगर इंडस्ट्रीज को भी, तो ये कमर्शियली वायबल ही नहीं है कि ये पहिया चले आगे बढ़ के। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के हवाले से क्या हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का दरामदी बिल जो है उसमें ऑयल पेमेंट जो है उनका अहम किरदार होता है, एक बहुत बड़ा चंक होता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस की, और इस वक्त तकरीबन $80 पर बैरल के करीब ऑयल प्राइसेस हैं। जितनी कम हो पाकिस्तान के हक में उतना ही बेहतर है, क्योंकि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब हम बात करते हैं और उसमें हमारे इंपोर्ट बिल में एक बड़ा पार्ट जो है हमारी ऑयल की इंपोर्ट्स का होता है। बहरहाल इस वक्त इंटरनेशनली हो क्या रहा है, फिर मिडल ईस्ट का जो क्राइसिस है उसको, और फिर यूक्रेन और रशिया के हवाले से, क्योंकि जब ये मामला शुरू हुए थे तो बात की जा रही थी कि ये स्काई रॉकेटिंग जो है ये प्राइसेस चली जाएंगी। हमारे साथ इस वक्त सैयद उसामा रिजवी मौजूद है, मुआशी तज्जियाकार हैं और ऑयल के ऊपर बड़ी ऑयल की मूवमेंट के ऊपर बड़ी इनकी गहरी नज़र है। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस अभी हैं क्या, ये बताइएगा। मेहमान भाई, देखिए इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर ऑयल प्राइसेस आजकल 80, 78 to 80 के जो एक रेंज है उस अंदर मूव कर रही हैं। इससे पहले कुछ माह पहले अगर चले जाएं तो ऑयल के अंदर जो बुलिशनेस थी या प्राइसेस बढ़ने की तवक्को जो थी वो ज्यादा, लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, कुछ हेज फंड्स और मनी मैनेजर्स ने ऐसी मूव्स की हैं, कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक डिमांड नीचे आई है, तो उस वजह से अब प्राइसेस की जो डायरेक्शन लग रही है नियर टर्म के अंदर एटलीस्ट, वो यही लग रहा है कि ये 80 तक इसका सीलिंग है और ये 75 और 80 के दरमियान जो है मूव करेगी, इन केस कोई जो मिडिल ईस्ट के अंदर डेवलपमेंट्स हैं, कोई ज्यादा फर्दर एस्केलेशन नहीं होती तो। अच्छा, यानी फिर प्रोडक्शन के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि कोविड के अगर मैं रेफर करूं तो उस वक्त सप्लाई ग्लट वगैरह भी था, हमने वो दौर भी देखा। तो आजकल क्या सूरत हाल है और ओपेक प्लस जो है उसका क्या इस वक्त स्टांस है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ओपेक प्लस ने अभी पिछले कुछ दिनों में संडे को बल्कि एक मीटिंग की थी जिसके अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि उनके जो प्रोडक्शन कट्स चल रहे हैं अभी, वॉलंटरी प्रोडक्शन कट्स, वो उनको एक्सटेंड करेंगे 2025 तक, और 2025 के स्टार्ट में ये अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू करेंगे। अब इस 2 या 3 मैसेजेस मिलते हैं। सबसे पहला मैसेज ये कि इस अनाउंसमेंट के बाद दुनिया की स्टॉक मार्केट, स्पेसिफिकली यूएस की स्टॉक मार्केट नीचे गिर गई। इसका मतलब ये है कि ओपेक प्लस जो दुनिया की 40-45% ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करता है, वो अभी इतनी डिमांड नहीं देते कि उनको प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत पड़े, लिहाजा दुनिया की इकोनॉमी में जो डिमांड है उसकी कमी है। पहला इंटेक ये। दूसरा इंटेक ये है कि ओपेक प्लस कंट्री जिनमें सऊदी अरब लीड करता है, सऊदी अरब ने भी कुछ महीने पहले $21 अरब का बजट डेफिसिट, खसारा जो है रजिस्टर किया था। तो इससे आपकी आवाज जरा कटी है, मुझे बताइए कितना फिगर बताइएगा सऊदी अरब का? $21 बिलियन का बजट डेफिसिट था, 21 बिलियन। तो अब सऊदी अरब, इराक, ईरान, ये सब ओपेक मेंबर्स वो ये नहीं कर सकते कि वो हर वक्त मुसलसल टिल 2030, 2032 अपनी प्रोडक्शन को कर्टेल करके रखे। उन्होंने भी अपनी अवाम का और अपने बजट को देखना है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट ये हमें इनटेक मिलता है कि अभी दुनिया में इस वक्त सप्लाई जो है वो सफिशिएंट है, क्योंकि डिस्पाइट कोई 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे के कट्स के बावजूद जो ऑयल प्राइसेस हैं वो नहीं बढ़ी। तो प्रोडक्शन के मामले में अभी हमारी जो सप्लाई है ऑयल की वो सफिशिएंट है। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट भी आई थी, उसमें कहा जा रहा है कि दुनिया की 70% डिमांड जो कि 2030 में होनी है, उसका 70% जो सप्लाई है उसके फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो चुके हैं। इसका मतलब है कि सप्लाई अगले 3-4 साल तक कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा, डिमांड इशू रहेगा।
ठीक ठीक, तो इसी तरीके से बैलेंस है। जरा इसको अब ट्रांसलेट कीजिए पाकिस्तान की इकॉनमी को। ऑयल प्राइसेस हैं वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स के लिए कितनी परेशान कुन रहती हैं और कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। देखिए इमरान भाई, जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में भी कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ा हमारा इंपोर्ट बिल का हिस्सा है वो एनर्जी की इंपोर्ट है। उसमें ऑयल भी आता है, गैस भी आती है, दीगर एनर्जी के आइटम्स भी आते हैं। इंटरनेशनली अभी हो सकता है कि ग्लोबल रिसेशन की बातें चल रही हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि दुनिया में ग्लोबल रिसेशन आए तो दुनिया के लिए बुरी, लेकिन पाकिस्तान के लिए थोड़ी अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। अगर ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं, उनका डायरेक्ट इफेक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर आता है, इन्फ्लेशन कम होती है और उसकी वजह से कोई मॉनेटरी पॉलिसी में भी थोड़ी बहुत हमारे पॉलिसी मेकर्स को स्पेस मिल जाएगी, जो कि अभी इस वक्त में नहीं देख रहा। हमारे इंटरेस्ट रेट्स इसी लेवल के अराउंड रहेंगे। तो अगर तो ऑयल का ट्रेंड डाउनवर्ड रहता है, अगर तो फर्दर एस्केलेशन यूक्रेन और रशिया के जंग में और इजराइल और ये इजराइल के अंदर, इजराइल जो कर रहा है फलस्तीन के अंदर, उसके अंदर फर्दर एस्केलेशन नहीं आती तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज जिसका हमें इस माली साल में फेस करना पड़ेगा, चैलेंज होगा, वो स्लो डाउन है दुनिया के अंदर जो डिमांड का। तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो सफर कर सकती है, क्योंकि अमेरिका या यूरोप जिन मालिक में हमारी एक्सपोर्ट्स जाती हैं उनको अपने इकोनॉमिक इश्यूज लाके हैं, तो उस वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, उनकी इनकम जो है इफेक्ट हो सकती है। लिहाजा कुछ प्लस हैं, कुछ माइनसेस हैं, लेकिन प्लस जो है वो ज्यादा वाइटल है, ज्यादा वाइब्रेंट है, वो इसलिए कि हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो हमारी एक्सपोर्ट के मुकाबले में ऑलमोस्ट डबल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये फिर एक अजम्पशन के ऊपर है। आई होप मुझे, लेकिन मसला ये है उसामा कि हम कब तक ऑयल प्राइसेस को देखकर और फिर दुआ करते रहें कि या अल्लाह ऑयल प्राइसेस नीचे आए। कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। हम इस मुल्क में $23 पर बैरल ऑयल प्राइसेस भी देख के आ गए, हमने तब भी कुछ नहीं किया और 110 या मेरे ख्याल से उससे ऊपर भी चला गया था 2011 में $140 पर बैरल, उसको भी हम देख कर आ गए। बस कब तक हम दुआएं मांगते रहेंगे? इमरान भाई बिल्कुल ठीक बात है। देखिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी कभी भी ये नहीं हो सकती कि आप किसी पे डिपेंड करते रहे। जब पाकिस्तान में पॉपुलेशन इंक्रीज होनी है, हमें पता है, अभी रिसेंट रिपोर्ट्स आई है कि अगले 17 साल में हमारे ऑयल के रिजर्व, 6 साल में गैस के रिजर्व्स, ये रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। इसके ऑपोजिट हमारे पास कोई $235 ट्रिलियन के शेल के रिजर्व हैं। 30-40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें कोई 60-70 या 100 अरब बिलियन डॉलर्स तक जो प्रोसीडिंग्स हासिल कर सकते हैं। इन चीजों से पाकिस्तान को अपने आप को आइसोलेट करने की, प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म के अंदर इट इज इम्पॉसिबल। पाकिस्तान में हम ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन बढ़ाने की बात ही नहीं करते। ऑफशोर ब्लॉक्स या पाकिस्तान में कोई कंपनीज आके ड्रिल करें, ये हमारी लाइफ लाइन है। मैं वंस अगेन कह रहा हूं, इसको जितना डिस्कस किया जाए वो कम है। ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना शुड बी दी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आखिरी बात कह रहा हूं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डायरेक्ट लिंक ऑयल एंड गैस की, एनर्जी की कंजम्पशन से होता है। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ओवरऑल इंडस्ट्री, आपके जॉब्स, आपकी हर चीज जो है इससे कनेक्टेड है। अच्छा, नेबर की जरा बात करें, इंडिया में क्या हालात है वहाँ पे? क्योंकि ज़ाहिर खित्ता वही है। हम थर के कोल को हमने देखा, वो वहाँ पे निकाल के भी चले गए, सब कुछ करके भी चले गए। हम आज ओपन पिट माइन करके और वहाँ से कोयला निकालें, जबकि दुनिया में ये टेक्नोलॉजी जो है ऑब्सोलीट मानी जा रही है, कोयले से तवानाई पैदा करना। जी देखें, दुनिया इससे अब आगे जा रही है, जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर जा रही है, रिन्यूएबल सिस्टम पे जा रही है। रिन्यूएबल पे मैं क्या बात करूँ, मुझे एक एक्स्ट्रा शो आपका चाहिए होगा कि जो सोलर सिस्टम्स के साथ इस वक्त हो रहा है या उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर हो रहा है, चाहे गवर्नमेंट कुछ कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन ये अनसर्टेनिटी हम सबको पता है, बिजनेस के लिए अनसर्टेनिटी जंग से भी बुरी चीज होती है। तो अगर सोलर सिस्टम एक घर अगर लगवा रहा है या इंडस्ट्री लगवा रही है, उसको ये श्योरिटी नहीं है कि क्या ये आगे चलेगा या नहीं चलेगा, तो आप मुझे बताएं कि रिन्यूएबल सिस्टम की बात या फिर COP29 के ऊपर जाके जो भी बाकू में होनी है, पाकिस्तान एक चैंपियन बनता है क्लाइमेट चेंज है, उसके ऊपर बात हम किस तरह करेंगे, कैसे बात कर सकते हैं? इंडिया के अंदर भी एनर्जी जो है इंपोर्ट होती है, बट हमें देखना चाहिए इंडिया के 600 अरब डॉलर प्लस इंपोर्ट्स रिजर्व्स हैं। बांग्लादेश जो हमारा नेबर है, उसके अंदर तो अभी पिछले साल 100 न्यू ऑयल वेल्स ड्रिल करने के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। इंडिया भी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। रिन्यूएबल सिस्टम के अंदर उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, रुपी नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं।
आई नो दे वो स्कोल यूज करते हैं, बट साथ साथ कुछ फॉरवर्ड लुकिंग मेजर्स भी हैं। वंस अगेन पॉइंट वही है कि पाकिस्तान को अपनी करंट मैनेजमेंट तो करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी, बट यानी बात सारी इतनी है कि उसामा, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप एक अज़्म कर लें और उसके बाद एक ऐसी पॉलिसीज़ जो है वो लेकर आए, और वो पॉलिसीज़ जो है उनकी कंटिन्यूएशन इंतहाई ज़रूरी है। चाहे कोई एक हुकूमत आए जाए, लेकिन पाकिस्तान की जो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं इनकी कंटिन्यूएशन इंतहाई ज़रूरी है। और पाकिस्तान जो कि कुदरती वसाइल से माला माल है, तो सही डायरेक्शन में एक्सप्लोरेशन की तरफ हम जाएं और एक्सप्लोर करें अपने रिजर्व्स को, बजाय इसके कि हम ये जो इंतहाई शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी और सिर्फ अपने बजट डेफिसिट्स को पूरी करने के लिए हम कर रहे हैं, इससे हमें जान छुड़ाना होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। उसामा रिजवी हमारे साथ मौजूद थे, और बात सारी इतनी है कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपकी नीयत सही है, अगर अज़्म है, और उसी हिसाब से आप पॉलिसीज बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की हमें ज़रूरत है, और जो पॉलिसीज बन जाएं उनके बाद उस पॉलिसीज़ की जो कंटिन्यूएशन है वो इंतहाई ज़रूरी है। हुकूमत चाहे कोई भी हो, लेकिन पाकिस्तान के मफाद में जो पॉलिसीज़ बने, बिलखुसूस जो हमारी मईशत के हवाले से पॉलिसीज़ बने, उनमें कोई अगली हुकूमत जो है उसको तबाह बर्बाद ना करे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।